Okay, today our topic is the mean value theorem. Here we will see that many of the results of this chapter depend on the central factor which is called the mean value theorem. But to arrive at the mean value theorem, we first need the following result. मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत होती है रोल्स थ्योरम की। सो पहले हम जो रोल्स थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। क्या है कि अब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस लेट एफ बी द फंक्शन दैट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग थ्री हाइपोथेसिस। फंक्शन जो है वो तीन हाइपोथेसिस जो है उनको सेटिस्फाइड कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के ऊपर। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और फाइनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज इक्वल है। अगर ये थ्री हाइपोथेसिस जो है एक फंक्शन सेटिस्फाइड कर देता है, देन देयर इज द नंबर सी इन ए बी। तो उस ओपन इंटरवल के दरमियान एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो के उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा। तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए ये फर्स्ट थ्री हाइपोथेसिस जो है ये मस्ट है। अगर ये थ्री सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर एक नंबर एग्जिस्ट करेगा और उस नंबर पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास जीरो होगा। Before giving the proof, let's take a look at the graphs of some typical functions that satisfied of three hypotheses. Figure 1 shows the graph of the four such functions. In each case, it appears that there is at least one point C on the graph where the tangent is horizontal and therefore f prime of C is equal to 0. The Rolle's theorem is plausible. So if we discuss the first four figures, you can see here that function is continuous on the closed interval AB. Function is differentiable because at every point derivative exists. If you're taking C1, then f prime of C1 is equal to 0. If you're taking C2, then f prime of C2 equal to 0. Means to say that हर point के ऊपर function का जो derivative है वो हमारे पास बेटा वो आपकी एक दो एग्जांपल रह गई थी, वो मैंने आपसे कहा था कि खुद कर लीजिएगा 4.1 के। उस दिन कहा नहीं था मैंने आपसे? इतना काम तो खुद किया करें ना, एक एक चीज मैंने बतानी होती है आप लोगों को। टीचर्स तो तीन तीन एक्सरसाइज खुद करने के लिए दे देते हैं, मैं तो एक दो चीजें आपको देती हूँ और आप वो भी छोड़ देते हो। ओके, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। यू कैन सी हियर दैट इफ यू टेकिंग द पॉइंट दिस टू, देन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बोथ आर इक्वल टू 2, दोनों ही 2 के इक्वल है। ओके, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम देखते हैं कि हर पॉइंट पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। एफ प्राइम ऑफ सी कांस्टेंट फंक्शन है तो हर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा। All four conditions are satisfied on our first graph. If you're taking the second graph, then you can see that function is continuous on the closed interval as well as जी ए वाली रिपीट कर दें, ए वाला ग्राफ। ए वाला जी मैम। बेटा if you're taking this function, we can say that this is the constant function. ये एक constant function होता है। constant functions में आप देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के ऊपर। फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन ले लें, मैं इसको एक 2 ले लेती हूँ। सपोज एक लाइन स्ट्रेट लाइन 2 पे चल रही है, तो एफ ऑफ 2 क्या होता है? एफ ऑफ 2 का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो एफ प्राइम ऑफ 2 आपके पास क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ले लें तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो 0 होगा। ओके, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। यस, एफ ऑफ ए पे भी वही वैल्यू है, एफ ऑफ बी पे भी वही वैल्यू है, दोनों इक्वल है। देन देयर मस्ट अ नंबर सी इन ए बी। तो इन पॉइंट्स के दरमियान एक नंबर सी उसने कहा जरूरी होगा सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी 0। तो इनके दरमियान एक से भी ज्यादा नंबर्स हैं। एफ प्राइम ऑफ C1 भी 0 है, एफ प्राइम ऑफ C2 भी 0 है। हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। सो द कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड ऑन दैट फिगर। ओके, क्लियर है? जी मैम क्लियर है। अब अगर हम सेकंड फिगर को देखते हैं तो इसमें फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के ऊपर। हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ बी के इक्वल है। यू कैन सी हियर दैट फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे हमारी वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम है। देन देयर इज द नंबर सी एंड ए बी। तो इनके दरमियान एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे डेरिवेटिव 0 है। यस, यू कैन सी दैट देयर इज द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। जहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होती है वहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। Okay, if you're taking this is again the satisfied function. Here if we taking on that point
तो इन पॉइंट पे हमारा लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ से यहाँ तक के अगर इंटरवल को डिस्कस करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू सेम है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। इनके दरमियान एक से ज्यादा नंबर, एक नंबर पे भी डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, एक से ज्यादा पे भी जीरो हो सकता है। यू कैन सी देयर, यहाँ पर भी डेरिवेटिव जीरो है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव जीरो है। अगेन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, उसकी वैल्यू सेम है, एफ ऑफ ए बी के इक्वल है, और दरमियान में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो। मींस हमारे चारों के चारों ग्राफ जो है वो रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं। हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, देखते हैं प्रूफ हमें क्या बता रहा है। देयर आर थ्री केसेस, तीन केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि हम फंक्शन जो है उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। एक मिनट, कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नवीन, मैं ना क्लास ले रही हूँ, मैं आपको फिर बैक कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ डिपार्टमेंट में मेरी 3:30 बजे तक क्लास खत्म होती है, मैं फिर आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा जी, अगर फंक्शन आपका कांस्टेंट है तो केस वन जिसको हम डिस्कस करेंगे, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, यू कैन सी दैट। सो द नंबर सी कैन बी टेकन टू एनी नंबर इन ए बी। सी जो है वो ए बी के दरमियान से कोई भी नंबर लिया जा सकता है। C1 ले सकते हैं, C2 ले सकते हैं, C3 ले सकते हैं। ए बी के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आप ले सकते हैं जिनपे हमेशा ही डेरिवेटिव जीरो होगा। क्लियर है स्टूडेंट केस वन? यस मैम। Yes, ma'am. जी मैम। Now, if we're taking case 2, f of x is greater than f of a for some x in a b, for some की बात हो रही है, not all, ये आपने देख लेना है। for some की बात हो रही है तो some डोमेन शामिल होगी उसके अंदर। अब f of x जो है वो ग्रेटर देन f of a से, राइट? f of x ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसको हम डिस्कस करें a के ऊपर। अगर आप इसको a के ऊपर डिस्कस करोगे तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन f of x है वो ग्रेटर देन है इससे। ग्रेटर है ना f of x से? यस मैम। जी मैम। सी पॉइंट तक अगर हम डोमेन को ले लें तो ये f of x जो है वो ग्रेटर देन f of a से फॉर सम x इन a b एज इन फिगर 1 b और c। जैसा कि आप b को और c को दे सकते हैं। अगर यहाँ पर भी a को लेंगे तो f of x ग्रेटर है, फॉर सम की बात हो रही है, नॉट ऑल। नॉट ऑल पे जाके वो लेस हो रहा है, लेकिन हमने सम की बात की है तो हम अपनी डोमेन को यहाँ तक रख सकते हैं या यहाँ तक डिस्कस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो f of x जो है वो ग्रेटर देन है f of a से। हम b और c फिगर जो है इसको चेक कर सकते हैं फॉर सम वैल्यूज, नॉट ऑल द वैल्यूज। By the extreme value theorem which we can apply by hypothesis 1, extreme values theorem जो है जिसको हम hypothesis 1 के लिए उसने कहा है कि अप्लाई कर सकते हैं। f has the maximum value somewhere in a b, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है b में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मौजूद होगी। सिंस हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है कि f of a जो है वो f of b के इक्वल है फॉर दिस ग्राफ एंड फॉर दिस ग्राफ, इट मस्ट अटेन दिस मैक्सिमम वैल्यू एट द नंबर c इन एन ओपन इंटरवल। तो ये मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के मुताबिक किसी ना किसी नंबर पे होगी जो ओपन इंटरवल के अंदर लाई करता है। देन f हैज द लोकल मैक्सिमम एट c, तो c के ऊपर लोकल मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एंड बाय हाइपोथेसिस 2 f इज डिफरेंशिएबल एट c। अगर लोकल मैक्सिमम है c के ऊपर तो हमने पढ़ा है जहां पर भी लोकल मैक्सिमम होते हैं वहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स है। अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, मींस फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, जीरो होगा बाय फर्मेर्स थ्योरम्स। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू सेकंड हाइपोथेसिस हमारा बी और सी ग्राफ जो है वो भी क्लियर है कि सारी कंडीशंस जो है उनको सेटिस्फाइड करता है। केस 3 जब हाइपोथेसिस 3 को अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं f of x is less than f of a for some x in a b as in figure c और d। जैसे कि आप फिगर c या d के अंदर देख सकते हैं, हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो f of a से लेस है। फंक्शन जो है वो आपका f of a से लेस है फॉर सम x in a b। अब अगर आप इस ग्राफ को देखते हो तो इस ग्राफ में हमारा फंक्शन जो है वो f of x जो है वो लेस देन है f of a से। ओके, इफ यू टेकिंग दिस देन फंक्शन इज लेस देन f of x। अच्छा, ये जो थोड़ा सा पॉइंट है इसको आपने क्लियर कर लेना है। अगर आप इस फिगर के दरमियान बात करेंगे तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो लेस है f of a से, तो फंक्शन लेस कब होगा,
ए से, एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए से लेस कब होगा, अगर आप इस कंडीशन को डिस्कस कर रहे होंगे, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ ए। अब आपका जो फंक्शन है ए से लेस कब है, अगर आप इस पॉइंट ए को डिस्कस कर रहे हैं तो इस पॉइंट में मुझे एक मिनट स्टूडेंट्स देख लेने दें, ओके मुझे देख लेने दें, मुझे थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन, ये पॉइंट तो आपका है कि फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन है एफ ऑफ ए से। अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इस ग्राफ में अगर हम डिस्कशन करेंगे बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट में फंक्शन जो है वो लेस है नॉट ए, बी के लिए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ बी। ऐसे ही स्टूडेंट्स बी और एक ही पॉइंट पे है ना मैम, इनके साथ लिखा हुआ है कि बी और सी फिगर ये केस 2 को लाई कर रही हैं। As in figure 1C और D, 1 की C फिगर और D है ना, D में तो क्लियर है कि f of x जो है वो लेस देन है f of a से, लेकिन यहाँ पे f of x जो है वो a से ग्रेटर फॉर्म में जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम B को देखते हैं ना एक्सट्रीम पॉइंट को, तो यहाँ पे f of x लेस देन f of b है for some x in AB, यस for some x in AB ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन को इस ग्राफ के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अब हमने बेसिकली ये कंडीशन डिस्कस करनी है, जैसा कि वो आगे देखेंगे भी। मिनिमम की बात हो रही है ना, मिनिमम की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स ये अपनी ज़हन में अपने क्लियर कर लेनी है बात कि जब हम इस फिगर की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ ए, लेकिन अगर आप इस फिगर की बात करेंगे तो हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ बी होगा इसमें। ओके जी मैम, ठीक है, यस मैम। में जब आप जाएंगे, चूंकि हम मिनिमम वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यूज में हम ये नहीं कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एफ ऑफ एक्स है, बल्कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन है किससे, एफ ऑफ बी से, फॉर सम एक्स इन ए बी। क्योंकि क्लोज इंटरवल की बात करें तो हम ए पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, हम बी पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, by the extreme value theorem f has minimum value in ab, and since f of a is equal to f of b, f of a f of b के इक्वल भी है, इसमें भी f of a और f of b इक्वल है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि f of a f of b के इक्वल है पॉइंट। it attains this minimum value at the number c and ab, किसी पॉइंट c के ऊपर ये मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे c2 के ऊपर हमारी मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे c के ऊपर मिनिमम वैल्यू है। अगेन अगर मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है बाय फर्मेट्स थ्योरम। सो अगेन हमारा जो हाइपोथेसिस 1 है वो भी सेटिस्फाइड है, 2 जो है वो भी सेटिस्फाइड है, केस 3 को जब हमने डिस्कस किया वो भी सेटिस्फाइड है। सो वी कैन से दैट आवर रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू आवर फिगर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next example हमारे पास है, let's apply Rolle's theorem to the position function s is equal to f of t of the moving object if the object is in the same place at two different instants, t is equal to a and t is equal to b, then f of a is equal to f of b। अगर तो आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेम प्लेस पे है और अपना पोजीशन जो है वो ए से बी की तरफ लेके जा रहा है, तो वहां पे डेफिनेट ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन की कंडीशन को डिस्कस कर रहा है। ओके, ठीक है? जी मैम, यस मैम। Instance t is equal to a and t is equal to b, then f of a is equal to f of b. Rolle's theorem says that there is some instant of time t is equal to c between a and b। रोल्स थ्योरम कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट t जो है वो a और b के दरमियान भी हो सकता है when f prime of c is equal to 0। जब f prime c 0 होगा that is the velocity is 0। डेफिनेट किसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपकी वेलोसिटी है, अगर f prime of c 0 है तो इट मींस हमारी वेलोसिटी जो है वो 0 है। इन पर्टिकुलर यू कैन सी दैट दिस इज ट्रू व्हेन अ बॉल इज थ्रोन डायरेक्टली अपवर्ड। तो ये कंडीशन उस सूरत में उसने कहा कि जब आप एक बॉल को थ्रो करते हो, बॉल जो है वो थोड़ा अपवर्ड फॉर्म में जाती है, दोबारा से नीचे मूव करती है। डेफिनेट हम बॉल को जब भी अपवर्ड या फॉर्म में थ्रो करते हैं तो बॉल किसी ना किसी पॉइंट पे जाके 1 सेकंड के लिए हमें रुकती हुई फील होती है, उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ मूव करती है, तो वो पॉइंट वहां पर भी हमारी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। क्लियर है? जी मैम। जी मैम, यस मैम। Okay, prove that the equation has exactly one real root। हमने ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही रियल रूट है।
बेटा में से किसका माइक ऑन है, उसको ऑफ करें। अली हसन, रोल नंबर 14। अली हसन अपना माइक बेटा ऑफ करें। अली हसन, अच्छा जी, अगर हमने इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताता था कि जब भी हमारा फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो एक वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होती है। वो वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है और देखना है कि एक ही रियल रूट के ऊपर वो वैल्यू जो है वो हमारी एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट वी यूज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम 2.5.10 बेटा में से किसका माइक ऑन है, इसको ऑफ कर लें। अली हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है या फिर मैं सब स्टूडेंट्स को म्यूट कर दूं? अच्छा जी, फर्स्ट वी यूज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम टू शो दैट द रूट एग्जिस्ट। सबसे पहले तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है उसको यूज करेंगे। करते हुए हम देखेंगे कि जो वन रियल रूट। So first we use intermediate value theorem to show that the root exists. Let f of x given है, okay. अब f of x given है तो हम दो पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0 पे और 1 पे। अब हमें खुद जज करनी है कि किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि जब इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के मुताबिक तो हमेशा वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए जाता है हमारा ग्राफ। ऐसे ही है स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है। f of 0 जब हमने 0 पुट किया है तो हमारे पास आंसर -1 आ रहा है, मींस लेस देन 0 आ रहा है। जब हमने इसके अंदर 1 पुट किया है तो 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब एक 0 के ऊपर आंसर -1 आ रहा है, 1 के ऊपर जो है वो आंसर 1 आ रहा है, तो हमारा जो पॉइंट है वो 0-1 के दरमियान ही कहीं मौजूद है जहां पर जाके हमें आंसर 0 मिलेगा, जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। Since f is the पोलिनोमियल, अगर फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल है तो इट मींस ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसके ऊपर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज द नंबर c बिटवीन 0 एंड 1। 0 1 के दरमियान ऐसा नंबर मौजूद है सच दैट f of c0 जहां पर फंक्शन जो है वो 0 होगा। Thus the given equation has a root। तो हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ये तो पता चल गया कि जो इक्वेशन है उसका रूट एग्जिस्ट करता है हर सूरत, और वो रूट 0-1 के दरमियान ही मौजूद है जहां पर आंसर 0 आ जाएगा। ओके, लेकिन शो हमने ये करना है कि क्या वो रूट 1 ही है या एक से ज्यादा रूट पे वैल्यू जो है वो हमारी 0 आ रही है, ये हमने फाइंड करना है। बेसिकली हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं कि एक ही रियल रूट है जहां पर आंसर 0 आ रहा है। To show that the equation has no other real root, we use Rolle's theorem। उसने कहा ये शो करने के लिए कि इक्वेशन में एक से ज्यादा रूट्स जो है वो नहीं है, we use Rolle's theorem and argue by contradiction। तो contradiction हम जो है उसके साथ आर्गू देते हैं। Suppose that it had two roots a and b। हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसके दो रूट्स हैं a और b। अगर दो रूट्स हैं तो दोनों रूट्स पे आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। Then f of a equal to 0 and f of b is equal to 0। And since f is polynomial, it is differentiable। अगर polynomial है तो हमें पता है कि जो polynomial functions होते हैं वो हमेशा differentiable होते हैं और continuous भी होते हैं close interval के ऊपर। Thus by Rolle's theorem there is the number c between a and b such that फिर रोल्स थ्योरम के मुताबिक उस ए बी के दरमियान एक पॉइंट ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 बट f prime of x equal to 3x square plus 1 greater than equal to 1। हम उसने कहा है कि ये जो डेरिवेटिव है ये हर पॉइंट के लिए ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा। रोल्स थ्योरम तो बताता है ना कि अगर वो c पॉइंट a b के दरमियान मौजूद है तो डेरिवेटिव 0 होगा, बट डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हम 0 वैल्यू पुट भी कर दें तो भी ये ग्रेटर देन 1 रहता है फॉर ऑल x। Since x square is greater than 0, so f prime of x can never be 0। This gives the contradiction and this says that there is no two roots exist but only one root exists। Clear है students? जी मैम। हमने दो रूट्स लिए थे,
दो रूट्स पे हमने चेक किया कि दो रूट्स अगर है तो दोनों रूट्स पे आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों रूट्स पे आंसर 0 है तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक सी एक पॉइंट ए बी के दरमियान एग्जिस्ट करता है जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा। इट मींस दो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करता है जिसपे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। क्लियर है? जी मैम। जी Yes. मैम। यस मैम। Okay, by using the definition of the Rolle's theorem, now next we prove mean value theorem. That is much important in the history of calculus. Okay, पढ़े जरा क्या समझ आ रही है मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट से आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, कुछ समझ आई है स्टेटमेंट की? यस मैम, आई है समझ। यस मैम। जी मैम। क्या समझ आई है बताएगा कोई स्टूडेंट? मैम वो कह रहे हैं कि अगर एक क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो और वो ओपन इंटरवल पे भी कंटिन्यूस है तो जो उनके दरमियान एक पॉइंट सी होगा, फंक्शन उसका अगर डेरिवेटिव ले तो वो उन दो पॉइंट्स का स्लोप होगी। ओपन पे डिफरेंशिएबल। यस मैम, यहाँ पे ओपन पे डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है ए से बी पे। ओके, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्लोप ऑफ सेकंड के इक्वल हो जाएगा, जो लाइन ऑफ सेकंड के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एटलीस्ट वन पॉइंट, कर्व का एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होगा, एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर आपका जो डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ओके जी, क्या कह रहे हैं हम? मैम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा तो फिर ये डॉट हमेशा ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है बेटा, हमेशा ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है। ओके मैम। ओके, एटलीस्ट वन पॉइंट की बात की है तो एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो कर्व में कम से कम एक या एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर जो जिस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो हमारा स्लोप ऑफ सेकंड के इक्वल हो जाता है या लाइन ऑफ सेकंड के बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ओके, क्लियर है? मैम दोबारा एक दफा बता दें। फंक्शन आपका फंक्शन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है कितने हाइपोथेसिस? तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर। ये आपको दो क्लोज इंटरवल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल नजर आ रहा है ए से बी पे, यहाँ पर भी ए से बी पे। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के ऊपर हमेशा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, आपका कॉन्टिन्यूस भी है। देन देयर इज द नंबर, ये गिवन है, यहाँ तक गिवन है। देन देयर इज द नंबर सी इन ए बी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो, ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल भी हो, तो एक नंबर सी जो है, देन देयर इज द नंबर सी इन ए बी। यहाँ पे कुछ ऑथर्स ने जो स्टेटमेंट्स यूज की है वो एटलीस्ट वन नंबर सी की बात की है, एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं हमारे पास। ओके, तो आप एटलीस्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं। देन देयर इज द नंबर सी इन ए बी। तो ओपन इंटरवल के दरमियान एक नंबर सी ऐसा है सच दैट कि उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ सेकंड के इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव है, या हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो सेकंड लाइन के बिल्कुल इक्वल हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन जो है, डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि हम उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ले रहे हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो सेकंड लाइन के बिल्कुल इक्वल हो जाती है। ओके जी मैम। इसी तरह एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ओपन पे डिफरेंशिएबल है, तो एक से ज्यादा से पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर हमारी टेंजेंट लाइन जो है, जिस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव है या टेंजेंट लाइन है वो सेकंड लाइन के इक्वल हो जाती है। यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन इस सेकंड लाइन के इक्वल है, यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन इस सेकंड लाइन के इक्वल हो चुकी है। ओके, ये हमने प्रूफ करना है। और इक्विवेलेंटली we can write this definition as in this way। ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले तो ये फंक्शन इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो दोनों चीजें हमने आप बेसिकली प्रूफ करनी है। ओके ओके मैम।
स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, जिस ma'am. को स्टिल अभी तक स्टेटमेंट ma'am. बिल्कुल कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। नो मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। Before proving this theorem, we can see that it is reasonable by interpret it geometrically. Figure number 3 and 4 shows the points a, f of a and b, f of b on the graphs of two differentiable functions. फिगर 3 और 4 जो है वो आपके सामने है, उनमें पॉइंट्स को हमने लेबल कर दिया है। ये a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है और b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b है। स्टूडेंट्स ये हमारे आर्बिट्रेरी ग्राफ है, नॉट डिफाइंड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस, ओके। लेकिन हम इनको डिफरेंट फंक्शंस लेके ड्रा कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस लेके हम इनको ड्रा कर सकते हैं। सो अगेन हमारे पास फिगर नंबर 4 है जिसमें a पॉइंट और b पॉइंट्स को लेबल कर दिया गया है, ये भी आपके सामने है। The slope of the secant line AB, ये secant line है AB और ये secant line है AB, इसका slope हमेशा किस तरह से represent होता है? f of b minus f of a over b minus a, means slope of tangent line equal to slope of secant line, यही हमने prove करना है ना। तो slope of secant line hame pata hai ki kya hota hai, f of b minus f of a over b minus a, which is the same expression as on the right side of equation number 1. ये वैसा ही expression है जैसा कि equation number 1 की right side पे है. It means ये हमारे पास क्या है, slope of secant line है. हमने slope of tangent line find करना और कहना है कि ये दोनों equal है. Since f prime of c is the slope of the tangent line at the point c f of c, हमें ये भी पता है कि जो f prime of c है वो बेसिकली क्या होता है, slope of tangent line होता है. The mean value theorem in the form given by equation number 1 says that there is at least one point, यहाँ पे उसने बात कर दी है at least one point की स्टेटमेंट में ना भी की हो तो आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, वो वर्ड कुछ ऑथर्स ने लिखा हुआ है, ओके. Then there is at least one point C on the graph where the slope of the tangent line is the same as the slope of the secant line. Mean value theorem हमें basically क्या बताता है कि कर्व में at least one point मौजूद होता है जहां slope of tangent line जो है वो slope of secant line के इक्वल हो जाता है, like this and this, okay? जी मैम. In other words, there is the point P where the tangent line is parallel to the secant line AB. अब हम उसी point C को P कह सकते हैं कि वो point basically capital point P के साथ उसने अंदर elements को CF of C के साथ ही represent किया, ओके ठीक है. There is the point P where the tangent line is parallel to the secant line AB. वो point P है जहां पर हमारी tangent line जो है वो secant line AB के equal आ चुकी है. Imagine a line far away that stays parallel to AB while moving towards AB until it touches the graph for the first time. Okay, उसने कहा हम ये लाइन जो है इमेजिन कर सकते हैं, यहीं पे हमने वो इमेजिन की है. No, ये तो उसने सिर्फ उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, अब वो उसको प्रूफ करने की तरफ जा रहा है. ओके, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ना सारा दिमाग खुद चलाना है, ठीक है. बहुत इजी है, सिर्फ पीछे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको सारा क्लियर हो. अगेन वो इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आपने ध्यान से इस फिगर को देख लेना है कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है, ये हमारी कर्व है. इस कर्व के किसी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे तकरीबन आप पॉइंट पी ले लेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो सेकंड लाइन की इक्वल होगी, जो कि उसने पहले यहाँ दिखा दी हुई है. अब हमने देखना है कि ये डिस्टेंस हमारा बेसिकली क्या है. ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारा टोटल डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स है. ऐसा ही है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस हमारा जो था वो एफ ऑफ एक्स है ना. जी मैम. यस मैम. अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये एफ ऑफ एक्स है. अगर मैं सिर्फ इतना डिस्टेंस ले लूं तो मैं इसको एक नाम खुद से दे सकती हूँ. मैं इसको कह देती हूँ कि ये जी ऑफ एक्स है. इतना डिस्टेंस जो है वो क्या है, जी ऑफ एक्स है. आप लिखना बेशक, अगर आपके पास रफ पेजेस हैं तो आप लोग लिख लें अपने पेजेस पे ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी.
इतने डिस्टेंस को मैं g ऑफ x कह देती हूँ। अब h ऑफ x क्या है? h ऑफ x मेरे पास है f ऑफ x माइनस g ऑफ x। इतना डिस्टेंस कौन सा है? टोटल डिस्टेंस में से अगर g ऑफ x को निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा? h ऑफ x बन जाएगा। ऐसा ही है स्टूडेंट? जी मैम। जी मैम। तो आप ये लिख लें, ये डिस्टेंस h ऑफ x है, इतना डिस्टेंस g ऑफ x है और टोटल डिस्टेंस f ऑफ x है। ओके, यस मैम, इजी है। लिख लिया सबने? मैम एफ ऑफ एक्स को माइनस जी ऑफ एक्स करेंगे तो एच ऑफ एक्स आएगा। f ऑफ x में से g ऑफ x को माइनस कर देंगे तो h ऑफ x, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ओके मैम। ओके जी मैम। जी मैम। क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज g ऑफ x को वर्ड को यूज नहीं किया, लेकिन वो g ऑफ x को यूज कर रहे हैं बार बार, तो मैं इसलिए आपसे कहा है कि आप वो उसकी डेफिनेशन को बेसिकली वो छुपा के यूज करें, एक तरह से ओपन नहीं कर रहे, लेकिन आप लिख लें इसको कि ये g ऑफ x है। ओके, एक फंक्शन ही है ना हमारा यहाँ तक का, उसके बाद यहाँ तक का फंक्शन f ऑफ x है, उन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस h ऑफ x है। ओके, अच्छा जी, वही अप्लाई रोल्स थ्योरम टू द, अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो बता सकता है, बहुत इजी है, मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपने। वही अप्लाई रोल्स थ्योरम टू द न्यू फंक्शन h। उसने कहा कि हम जो एक नया फंक्शन h हमने डिफाइन कर दिया हुआ है, उसके ऊपर रोल्स थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन f एंड द फंक्शन हुज ग्राफ इज द सेकंड लाइन ए बी। क्या है h? क्या है? डिफाइन कर रहा है किसको? डिफरेंस को, बिटवीन f एंड द फंक्शन हुज ग्राफ इज द सेकंड लाइन, और उस फंक्शन को जिसका ग्राफ सेकंड लाइन, आई मीन इतने फंक्शन को, ऐसे ही है। यस मैम। जी तो मैम। h ऑफ x क्या है? h ऑफ x आपका, h ऑफ x किसके इक्वल है? लिख लें, h ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x, बेसिकली h of x equal to f of x minus g of x. Using equation number 3, this, using equation number 3 and the point slope equation of the line, we see that the equation of the line AB can be written as, इस line की equation जिसको मैंने g of x कहा है, मैं इस line की equation को किस तरह से लिखूंगी? g of x की y minus f of a is equal to f of b minus f of a over b minus x minus a, that is basically y minus y1 m into x minus x1। सेकेंड लाइन की इक्वेशन या स्लोप इक्वेशन जो है वो इसी तरह से लिखी जाती है ना। अब m आपका किसके इक्वल है? f of b minus f of a के और b minus a के x minus a के इक्वल है। ये डिस्टेंस जो है ये आपका x minus a के इक्वल है, और y जो है y minus f of, ये y बेसिकली आपका g of x ही है। ओके, ठीक है मैम कौन सा y जी? मैम कौन सा y g ऑफ x है? ये y जो मैं y ऑफ x ले रही हूँ उसको मैं टोटल फंक्शन, जो ग्राफ का फंक्शन है उसको मैं f ऑफ x कह रही हूँ, तो जो सेकंड लाइन का ग्राफ है उसको मैंने g ऑफ x कहा है ना। तो ये हमने जो इक्वेशन ली है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करी है? वी सी दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी कैन बी रिटन एज, इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको हमने किस तरह से लिखा है? y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। m किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, f of b minus f of a over b minus a, this was x minus a, और हमारा जो पहला पॉइंट है वो f of a ही है ना, y minus f of a, a के ऊपर जो पॉइंट आपको मिला हुआ था वो f of a ही था ना, गिवन था आपके पास। ओके, यस मैम। यस मैम। क्लियर है सब बच्चों को? जी मैम। जी मैम। जी मैम। ओके, सो y इज इक्वल टू ये f of a, ये आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो f of a प्लस f of b माइनस f of a over b माइनस a into x माइनस a, as shown in figure number 5। उसने कहा कि फिगर नंबर 5 में जैसा कि हमने बता दिया, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? पॉइंट स्लोप इक्वेशन है सेकंड लाइन की। सो h of x आपका किसके इक्वल था? f of x माइनस g of x के, ऐसा ही था, f of x माइनस g of x, और g of x मैंने बता दिया कि ये है आपके पास, g of x इतना डिस्टेंस ही था ना, इतनी इक्वेशन थी, तो f of x माइनस g of x की जगह आप उसकी वैल्यू ला के पुट कर दें, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गई है? इक्वेशन नंबर 4।
अब बेसिकली हमारे पास एच ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन बन चुका है किसका, एफ और जी का डिफरेंस। हमने इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है। रोल्स थ्योरम हमें क्या बताता है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो ओपन इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ज़हन में रख लें, रोल्स थ्योरम को याद कर लें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल पे अगर डिफरेंशिएबल है तो ओपन इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। जीरो। तो हमने इस एच ऑफ एक्स के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है। हमने बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के ऊपर, डिफरेंशिएबल है तो इसके दरमियान एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर इसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाएगा। फर्स्ट वी मस्ट वेरीफाई दैट एच सेटिस्फाइड द थ्री हाइपोथेसिस ऑफ द रोल्स थ्योरम। अब हमने इस फंक्शन को बेसिकली प्रूव करना है कि ये रोल्स थ्योरम के हाइपोथेसिस जो है उनको सेटिस्फाइड करता है। वो हाइपोथेसिस हमारे क्या थे, द फंक्शन एच इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, फंक्शन एच जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, हमें पता है कॉन्टिन्यूस है। क्यों कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डिफरेंस है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो उनका सम, उनका डिफरेंस कॉन्टिन्यूस होता है। अगर उनका डिफरेंस कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन एच ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है। क्लियर? जी मैम। ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन का डिफरेंस है और हमने पीछे पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो उनका डिफरेंस कॉन्टिन्यूस होता है। अगर दो फंक्शंस का डिफरेंस कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन एच ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर। ओके, जी मैम। बिकॉज इट इज द सम ऑफ एफ एंड द फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, क्योंकि ये सम है किसका, एफ का और फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल जो कि मैंने जी ऑफ एक्स बताया था, बोथ ऑफ विच आर कॉन्टिन्यूस। एफ ऑफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, उनका सम या उनका डिफरेंस, इसको डिफरेंस नाम दें या सम दें तो एक ही बात है, क्योंकि हम सम भी इसका लिख सकते हैं प्लस के साथ एफ ऑफ ए को अगर माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एच ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। द फंक्शन एच इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी बिकॉज बोथ एफ एंड जी। आप यहाँ पे फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल की जगह यूज कर रहे हैं कि बिकॉज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उनका सम, उनका डिफरेंस डिफरेंशिएबल है। अगर उनका सम या डिफरेंस डिफरेंशिएबल है तो इट मीन एच ऑफ एक्स जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है। ओके, जी मैम। अगर डिफरेंशिएबल है इट मीन इन फैक्ट वी कैन कंप्यूट एच प्राइम डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अगर एच प्राइम, अगर एच जो है डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेट उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस ये कांस्टेंट फंक्शन है सारे का सारा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और ये एक्स के साथ ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? डेरिवेटिव मैम इसका डेरिवेटिव जी, क्यों जीरो होगा? बाय यूजिंग हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम हमने कहा है कि अगर एच ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के दरमियान, तो एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर इसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा। हमने इस पे रोल्स थ्योरम बेसिकली अप्लाई किया है ना। रोल्स थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, तो उसके दरमियान हमेशा एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है। ओके, जी मैम। तो ये हमारे पास आ गया एच प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब हमने देखना है कि जो एच प्राइम ऑफ हमारे पास सी है वो बेसिकली जीरो होना चाहिए। तो हमने एच प्राइम ऑफ एक्स फाइंड किया। अब एच प्राइम ऑफ एक्स को हम, एच ऑफ एक्स जो है इसको हम देखते हैं कि एच ऑफ ए और एच ऑफ बी, क्योंकि ये आपने देखना है कि हमने तीसरी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाइड करनी होती है रोल्स थ्योरम की, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये भी। ओके, पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि जो एच है वो कॉन्टिन्यूस है। दूसरी कंडीशन हमने देख ली कि एच डिफरेंशिएबल भी है। तीसरी हमने एच ऑफ ए को एच ऑफ बी के इक्वल पुट करना है। तो हमने ले लिया एच ऑफ ए जो है वो यहाँ पे ये आपका एच ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह एच ऑफ ए पुट कर दें तो ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, आपके पास क्या रह जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे तो ए में से ए को माइनस करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह जब आप एच ऑफ बी लेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ इंटू बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए और ये भी बी माइनस ए, बी माइनस ए बी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। ये एफ ऑफ बी से ये एफ ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा, इस एफ ऑफ ए से ये एफ ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। एच ऑफ ए एच ऑफ बी के इक्वल है, therefore h of a is equal to h of b is equal to 0। तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है।
Since H satisfied the hypothesis of the Rolle's theorem, H जो है वो Rolle's theorem के तीनों hypothesis जो है हमको satisfied कर रहा है. That theorem says that there is the number C in AB. अब एक number C जो है वो open interval में exist करता है such that H prime of C is equal to 0. कि वहाँ पे H prime of C must 0 होगा. Therefore हमने H prime of C जो है उसको 0 पुट किया, that is equal to H prime of C equal to जहाँ जहाँ X है वहाँ C पुट कर दें, F prime of C minus F of B minus F of A over B minus A. H prime of C जो है वो आपका 0 हो चुका है, इसको 0 कर दें. इस F prime of C को राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे लें, तो ये हमने बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको प्रूव कर दिया है कि पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन के इक्वल होती है. क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम. यस मैम. जी, किसी मैम. का कोई क्वेश्चन है किसी पॉइंट पे तो वो बता सकते हैं. रिपीट कर दें. इतने लंबे थ्योरम के बाद जब कोई कहता ना रिपीट कर दे तो ऐसे लगता है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं है. जहाँ से समझ नहीं है वहां से बताएं कि रिपीट करूं मैं इसको, सारा रिपीट करूं. अच्छा जी, मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से एक दफा आप लोगों के लिए, ताकि आप में से जिसको जिस पॉइंट की समझ नहीं आई वो समझ लें. अच्छा जी, मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. मैं स्टेटमेंट की बजाय आपको यहाँ से समझाती हूँ. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के ऊपर. अगर डिफरेंशिएबल है कॉन्टिन्यूअस है तो उसने कहा है कि ओपन इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पर हमारी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है वो स्लो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन के इक्वल हो जाती है. ठीक है, और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों लाइंस आपको इक्वल नजर आ रही हैं. अब वो पॉइंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो कुछ कर्व्स में वो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, कुछ में एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहाँ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के इक्वल हो जाता है. बेसिकली स्लोप ऑफ सेकंड लाइन दिस एंड दिस वाज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन. ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स? जी मैम. यस मैम. अब ये आपके पास है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, जी मैम. ये आपने पढ़ा हुआ है. हमने रोल्स थ्योरम जो है उसको अप्लाई करना है एक नए फंक्शन h के ऊपर. तो h हमने आपको बता दिया कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये कर्व का जो डिस्टेंस है वो f of x है, जो सेकंड लाइन का डिस्टेंस है वो g of x है. कर्व के डिस्टेंस में से अगर सेकंड लाइन के डिस्टेंस को माइनस कर दें तो वो डिफरेंस हमने h of x रखा है. ओके, अब हमने एक फंक्शन h of x ले लिया, वो किसके इक्वल है? f of x माइनस g of x. f of x कर्व का फंक्शन है, g of x सेकंड लाइन का फंक्शन है. जब आप y इज इक्वल टू कर्व की बात करेंगे तो f of x यूज करेंगे, जब आप y इज इक्वल टू सेकंड लाइन की बात करेंगे तो आप g of x यूज करेंगे. h of x किसके इक्वल है? f of x के माइनस g of x के. यहाँ पे y इज इक्वल टू g of x लिख लें. ठीक है, y इज इक्वल टू g of x. ओके, जैसे y इज इक्वल टू f of x लिखा है ना कर्व के लिए, तो सेकंड लाइन के लिए y इज इक्वल टू g of x लिख लें. ओके, we apply Rolle's theorem to the new function h defined as the difference between f and the function g. h क्या है आपका? f of x minus g of x है. g of x आपका क्या है? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन की जो इक्वेशन है वो है. Using equation number 3 and the point slope equation of the line, we see that the equation of the secant line can be written as, इस secant line की equation किस तरह से लिखी जाती है? y minus f of a m into x minus a. पहला पॉइंट y1 पॉइंट हमारा f of a है और a पॉइंट. ओके, अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ले जाए तो ये है. अब ये y बेसिकली आपका क्या है? ये y g of x के इक्वल है. मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन की है. ओके, अब h of x मेरे पास क्या था? f of x माइनस g of x, तो माइनस g of x, ये y जो है g of x इसकी आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे. अब h of x के ऊपर हमने रोल्स थ्योरम के हाइपोथेसिस अप्लाई करने. हमने बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि f of x और g of x फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस है. ये पूरी लाइन भी कॉन्टिन्यूअस है, ये कर्व भी कॉन्टिन्यूअस है. अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा. अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा. अगर डिफरेंस डिफरेंशिएबल है तो इट मीन h कॉन्टिन्यूअस भी है, h डिफरेंशिएबल भी है.
थर्ड हमने ये प्रूफ करना है और उसका डेरिवेटिव जो है वो भी हमें पता है कि हमने यहाँ से इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है। एफ प्राइम ऑफ एक्स ये 0 हो जाएगा और ये एक्स की रिस्पेक्ट से आ जाएगा, ये इसके साथ जब मिलेगा फिर 0 हो जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब हमने थर्ड हाइपोथेसिस जो है वो भी सेटिस्फाइड करना था कि एच ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एच ऑफ बी के। तो इस फंक्शन में जब आप एच ऑफ ए पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, जब आप इसमें एच ऑफ बी पुट करते हैं तो फिर भी ये 0 हो जाता है। इट मीन एच ऑफ ए इक्वल है एच ऑफ बी के और दोनों किसके इक्वल है 0 के। तीनों हाइपोथेसिस सेटिस्फाइड है। इट मीन जो h है वो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, h ऑफ a h ऑफ b के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एक पॉइंट ओपन इंटरवल के दरमियान मस्ट एग्जिस्ट करेगा जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। तो आपने वो पॉइंट पुट कर दिया 0, h प्राइम ऑफ c इक्वल टू f प्राइम ऑफ c माइनस दिस, ये 0 हो चुका है। यहाँ से आप f प्राइम ऑफ c जो है उसको या इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो f प्राइम ऑफ c आपका किसके इक्वल होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a, और इन अदर वर्ड्स द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, जी ma'am. मैम। Yes, ma'am. जी मैम। Yes, ma'am. To illustrate the mean value theorem with a specific function, let's consider function f of x q minus x is equal to 0, b is equal to 2। क्लोज इंटरवल 0 2 के ऊपर उसने एक फंक्शन f of x जो है वो डिफाइन किया है। Since f is polynomial, it is continuous and differentiable for all x। क्योंकि polynomial function और polynomial functions आपने पढ़े हुए हैं कि ये continuous भी होते हैं अपनी पूरी डोमेन में और differentiable भी हैं। अगर पूरी डोमेन में ये differentiable continuous है तो डेफिनेट जो डोमेन हमने फिक्स किया उसमें भी ये continuous और differentiable होंगे। So it is certainly continuous on the closed interval 0-2 and differentiable on open interval 0-2। Therefore, by the mean value theorem, there is the number c and 0-2। फिर 0-2 के दरमियान एक पॉइंट c ऐसा होगा such that f prime of c is equal to 0। या अगर वो पॉइंट c 0 मौजूद है तो हमें पता है कि f prime of c किसके इक्वल होगा, by using mean value theorem f prime of c is equal to f of b minus f of a over b minus a। तो f prime of c is equal to f of b minus f of a over b minus a, उसको in other words इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? जी मैम लिख सकते Yes, हैं। ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो अब हमने f of 2 फाइंड कर लेना। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करें तो ये आपकी 6 के इक्वल आ जाएगी। f of 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एंड f प्राइम ऑफ x हमें पता है किसके इक्वल है, 3x स्क्वायर माइनस x। सो दिस इक्वेशन बिकम्स f of 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी 6, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 0। f प्राइम ऑफ c बेसिकली f प्राइम ऑफ x दैट इज 3c स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2, ये वाली वैल्यू ये 0 हो गई तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, 6c स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से आपने अपना वो रूट फाइंड कर लेना है जहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप ऑफ सेकेंड के इक्वल हो जाएगी। तो वो पॉइंट हमारा कौन सा है, वो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 पॉइंट है जहां पर जाके हमारी टेंजेंट लाइन जो है वो सेकेंड लाइन के इक्वल हो जाएगी, जो कि आपको ग्राफ में नजर आ रही है। ये वो पॉइंट है आपका। ओके, जी मैम। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ma'am. एग्जाम्पल नंबर 4 है, if an object moves in a straight line with position function s is equal to f of t, then the average velocity between t is equal to and t is equal to b is। average velocity जो है वो आपकी हमेशा क्या होती है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन होता है। ये आपने ज़हन में रख लेना है। सो दो पॉइंट्स के दरमियान जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, f of b minus f of a over b minus a, and the velocity at t is equal to c is f prime of c। ये इसी को देख लें, अगर इसका ग्राफ नहीं भी बना तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दो पॉइंट एग्जैक्ट दो पॉइंट्स के दरमियान 0b के दरमियान अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, f of b minus f of a over b minus a, जो कि हमारी एवरेज वेलोसिटी है। अगर आप पॉइंट c के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं t is equal to c पे, तो वो आपकी क्या होती है, f prime of c होती है, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। सही है स्टूडेंट? And the velocity at t is equal to c is f prime of c। Thus, the mean value theorem in the form of equation number 1 tells us that at some time t is equal to c, between a and b, the instantaneous velocity f prime of c is equal to the average velocity। किसी point at some point between a b
के दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट मौजूद होता है जहां पर हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। वो पॉइंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम ने हमें ये बताया है। ओके जी मैम। जी मैम। For instance, if a car traveled 180 km in 2 hours, then the speedometer must have reached 90 km per hour at least one. उसने कहा अगर कोई कार जो है वो ट्रेवल कर रही है 180 किलोमीटर 2 घंटों के दरमियान, तो जो स्पीडोमीटर है वो कहीं ना कहीं 90 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी जरूर बताएगा, क्योंकि हमारे पास एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल है। तो अगर आप अपना फंक्शन का जो लास्ट ट्रेवल है उसको 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो स्टार्टिंग डिस्टेंस आपका हमेशा क्या होता है, जीरो होता है जहां से कार मूव करती है। तो एफ ऑफ ए आपका जीरो होगा, एफ ऑफ बी आपका क्या होगा 180 किलोमीटर, और नीचे आपका क्या होगा 2 माइनस जीरो 2 घंटे, और जो स्टार्टिंग डिस टाइम था वो आपका क्या था, जीरो से हमने स्टार्ट किया था। तो 180 ओवर 2 आपको क्या आंसर देगा 90 किलोमीटर। ओके क्लियर है? जी मैम। जी मैम। मीन्स टू से दैट वो घुमा फिरा के ये बात करें कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हमेशा हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी की। ओके या किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप उसको डिस्कस करते हैं तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल ही हो जाती है। ओके यस नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है। Yes, ma'am. पढ़ लें एग्जांपल नंबर 5 को और बताएं कि आपको क्या समझ आई है। अगर समझ आ जाए तो बता दीजिएगा। पढ़ लें इसको सारे स्टूडेंट्स। मैम दोबारा कनेक्ट करना है। कितना टाइम रह गया है? 2 मिनट। अच्छा अगर आप खुद कर लेंगे मैम काफी है। अगर मैंने पढ़ाना है तो फिर कर लीजिएगा। मैम खुद कर लेंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं मीन वैल्यू थ्योरम में से कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हमने निकाले हैं, ये आपने देख लेने हैं। If f prime of x equal to 0 for all x on the interval, then f is constant on AB। ये पहला जो ग्राफ, सबसे पहला रोल्स थ्योरम का ग्राफ है, उसको बता रहा है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो तो इट मींस वो फंक्शन कांस्टेंट होता है अपनी पूरी डोमेन में। Like this was describing the graph of this। अगर डेरिवेटिव जीरो हो हर पॉइंट पे तो इट मींस वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। ओके जी मैम। मैम दोबारा बताएं। अगर डेरिवेटिव जीरो हो तो डेरिवेटिव उसी सूरत में जीरो होता है जब फंक्शन कांस्टेंट होता है पूरी डोमेन में। ओके फॉर ऑल एक्स की बात है, फॉर ऑल एक्स हर पॉइंट के ऊपर, अगर फॉर ऑल एक्स हर पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव जीरो हो तो वो सूरत में जीरो होता है जब फंक्शन आपका कांस्टेंट होता है। ओके ये फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है, ये पढ़ लेना है आपने खुद ही, बहुत इजी है। दूसरा है कि if f prime of x equal to g prime of x for all x in the interval ab, then f minus g is constant on ab, that is f of x equal to g of x plus c, where c is constant। ओके आप दो फंक्शन ले लेते हो, एक आप ले लेते हो cos x, दूसरा ले लेते हो cos x plus 1, तो दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन सेम सेम होगा मैम। माइनस साइन अगर दो डेरिवेटिव सेम हो तो वो उसी वक्त सेम होते हैं जब वो फंक्शन सेम हो लेकिन एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल हो। ठीक है, उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए। आप cos x plus 2 ले सकते हैं, cos x plus 3 ले सकते हैं। ये आपको बेसिकली हम जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा वो लफ्ज कौन सा है जिसको मैम ज्वाइन करना है, मिनट खत्म होने वाला, 1 मिनट रह गया। ओके रहने दीजिएगा। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं ना इन फंक्शंस की, तो बेसिकली उसमें कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए तो सेम आंसर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो मुझे अभी फिलहाल मेरे में ना, इसका मतलब है